हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रेनू राणा और मैं अपने यूट्यूब चैनल RRR ट्रैवल शूटर पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैंने एक ऐसे टॉपिक को अपनी लिस्ट में शामिल किया है जिससे कि ज़्यादातर स्टूडेंट देखते ही घबरा जाते हैं या फिर ये सोचने लगते हैं कि यार क्या बोरिंग है, कौन पढ़ेगा इसे, कौन सुनेगा, चल हटाओ ना, छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो जब सुबह सुबह मॉर्निंग में ये न्यूज़ चल रही होती है तो बच्चे कहते हैं कि यार पापा क्या लगा रखा है सुबह सुबह, क्यों बोर कर रहे हो, चेंज करो ना चैनल। बट आई मेक यू श्योर आज मेरी इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपकी मेंटालिटी 100% चेंज हो जाएगी और डेली मेरी वीडियो का तो आप लोग वेट करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट UNSC। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। फ्रेंड्स बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो आप, यकीन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट वर्क करती है उसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। जैसे WHO में एक जनरल असेंबली होती है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और सबसे ऊपर सेक्रेटेरिएट होता है। ठीक उसी तरह से यूनाइटेड नेशन UN भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना UN चार्टर के माध्यम से हुई थी। किसके माध्यम से हुई थी? UN चार्टर के माध्यम से। और US के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सहायता से हुई थी। US के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सहायता से। सो यूनाइटेड नेशन का जो गठन है ये तब हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। कब हुआ था यूनाइटेड नेशन का गठन? जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। तो दुनिया में किस तरह से शांति स्थापित की जाए, इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों को मिलाकर सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा किया गया। कहाँ पे इकट्ठा किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। और इकट्ठे हुए देशों को 1945 में UN चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। और उन कंट्रीज़ में भारत भी एक देश था जिसने कि इस चीज़ पर हस्ताक्षर किए थे कि हाँ भाई, इस दुनिया में कैसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था तो होनी ही चाहिए जो कि दुनिया में किसी भी तरह का युद्ध ना होने दे और लोगों में शांति को बना के रखे। और शायद आज UN के वर्चस्व और प्रयासों की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के अब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 के बीच जो हुआ था उसके 20 साल के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। और दिस इज़ क्वाइट सर्टेन कि युद्ध में अगर एक पार्टी जीतेगी तो दूसरा हारेगी, लेकिन हारा हुआ पक्ष नफ़रत की भावना से भर जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पार्टी हारेगी या जो हार जाती है वो पक्ष क्या होता है? वो नफ़रत की भावना से भर जाता है। और बदले की भावना के तहत ही हिटलर का जन्म हुआ था, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के और सेकेंड वर्ल्ड वार तक की कहानी हमारे सामने आई थी। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टोरी आई तो थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार भी तो आना चाहिए था, इज़न्ट इट? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो पार्टी हारेगी वो बदले की भावना का शिकार होगी और ऑब्वियस सी बात है कि वो तृतीय विश्व युद्ध के लिए प्लान करेगी। कोई ना कोई तो हारा होगा ना सेकेंड वर्ल्ड वार में, इज़न्ट इट? तो जापान धराशायी हो गया था, जर्मनी हार गया था। अब ऐसी स्थिति में तो नफ़रत और बदले की भावना तो पैदा हुई होगी, तो उस हिसाब से तो थर्ड वर्ल्ड वार होना चाहिए था। लेकिन इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कि मोर देन 70 to 75 ईयर्स हैज़ बीन ओवर। 70 से 75 साल ओवर होने के बाद भी, आज 70 से 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी तृतीय विश्व युद्ध का नाम सुनने में नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि UN ने अपनी सफलता का मकसद पूरा किया और दुनिया की उम्मीदों पर ये खरा उतरा है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूनाइटेड नेशन में इस मकसद को पूर्ण कौन करवाता है, पूरा कौन कराता है, कौन सहयोग करता है, किसकी वजह से जो युद्ध होने वाले होते हैं वो टल जाते हैं? तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UN में इस समय 193 कंट्रीज़ हैं और 2011 में लेटेस्ट कंट्री जो शामिल हुआ था उसका नाम है साउथ सूडान। ये भी आपको पता होना चाहिए।
सो 193 देशों की एक जनरल असेंबली होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद होती है ना, उसी तरह से 190 कंट्रीज़ की एक जनरल असेंबली होती है और जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज़ बैठते हैं। संसद की ही तरह यहाँ पर भी मुद्दे और प्रस्ताव रखे जाते हैं और उनके माध्यम से UNSC के द्वारा उन कार्यों को करवाते हैं। समझ रहे हैं ना आप कि जैसे हमारी संसद में मुद्दे रखे जाते हैं तो वैसे ही इनकी जनरल असेंबली में भी, जो 193 कंट्रीज़ की जनरल असेंबली है, वहाँ पे प्रस्ताव, मुद्दे, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ रखी जाती है और उनके माध्यम से UNSC के द्वारा उन कार्यों को करवाया जाता है। जिस तरह से हम अपने देश में अपने सरकारों से कार्य करवाते हैं, जैसे कि कैबिनेट से कार्य करवाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो न्यूज़ जो कि आज चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यानी कि UNSC की गैर स्थायी श्रेणी में यानी कि नॉन परमानेंट कैटेगरी में एशिया पैसिफिक सीट के लिए, किस सीट के लिए? एशिया पैसिफिक सीट के लिए एकमात्र दावेदार हमारे देश भारत को चुना गया है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की गैर स्थायी श्रेणी यानी कि नॉन परमानेंट कैटेगरी में एशिया पैसिफिक सीट के लिए एकमात्र दावेदार किसको चुना गया है? जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे देश इंडिया को, हमारे देश भारत को चुना गया है। देखा जाए तो ये घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर अब ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स 17 जून को इलेक्शन होने वाले हैं और 17 जून को यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो इंडिया को चुनेगी। कहाँ चुनेगी? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चुनेगी। कहाँ चुनेगी फ्रेंड्स? यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर चुनेगी। अब आप कहेंगे कि मैम क्या बात कर रहे हो, हम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे? फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स ऑफ UNSC। UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक कैटेगरी है आपकी परमानेंट मेंबर की और दूसरी है आपकी नॉन परमानेंट कैटेगरी, राइट। एक स्थायी सदस्य होते हैं और दूसरे अस्थायी सदस्य होते हैं। तो हम नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्यों में चुनकर जा रहे हैं, यानी कि नियुक्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ना, चुन कर के जा रहे हैं यानी कि हम नियुक्त हो रहे हैं वहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं कि बेसिकली व्हाट्स द स्टोरी ऑल अबाउट दिस। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती क्या है? यूनाइटेड नेशन की फ्रेंड बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, मेन 6 शाखाएं तो होती ही हैं जो कि इसे सलाह देती हैं, लेकिन उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में जो कि डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी होती है ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। और सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के सदस्य होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक परमानेंट मेंबर्स होते हैं और दूसरे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स जो हैं, जो कि डिसीजन टेकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनमें सबसे पहला नाम है USA, सेकंड वन इज़ UK, थर्ड वन इज़ फ्रांस, फोर्थ इज़ रसिया एंड द 5th वन इज़ चाइना। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनकी संख्या है 10 और इनका चुनाव 2 साल के लिए होता है। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम चुनाव करता कौन है? तो डियर फ्रेंड्स, चुनाव बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा के सांसदों का होता है, अप्रत्यक्ष विधि से, इनडायरेक्ट, राइट। और इनके चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो UNGA, GA मीन्स जनरल असेंबली, जिसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 193। UNGA जिसमें 193 कंट्रीज़ हैं और वो अपने में से कितने सदस्य चुनकर भेजते हैं? 10 कंट्रीज़। 10 कंट्रीज़ को इलेक्ट करके भेजते हैं, जो क्या बनते हैं? अस्थायी सदस्य बनते हैं और जिनका चुनाव कितने दिन के लिए होता है? 2 साल के लिए होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव तो हर साल होता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इसको अरेंज ही इस तरीके से किया हुआ है कि हर साल 5 सदस्य रिटायर होते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर 5। फॉर एग्जांपल, जैसे 2019 में जो व्यक्ति 2019 में चुना गया है तो वो कब रिटायर होगा? ऑब्वियसली 2021 में। जब 2021 में वो रिटायर होगा तो फिर से 5 नए चुन लेंगे। इसी तरह से
जो मान लीजिए कोई 2018 में चुना गया होगा जो पहले, तो वो 2020 में रिटायर होगा, और अगर वो 2020 में रिटायर होता है तो 5 नए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, isn't it? फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि 10 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश होते हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, 10 कंट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, 5 कंट्रीज़ फॉर अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़। 5 देश कहाँ से लिए जाएंगे? अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज़ से। 1 फॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, और एक देश कहाँ से लिया जाएगा? जो यूरोपियन कंट्रीज़ का ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ से। 2 कंट्रीज़ फॉर लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका ये कौन सा एरिया है डियर फ्रेंड्स? साउथ और नॉर्थ, यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ से 2 कंट्रीज़, एंड द कैरिबियन कंट्रीज़। 4th वन इज़ 2 कंट्रीज़ फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड द अदर कंट्रीज़। 2 कंट्रीज़ कहाँ से लिए जाएंगे? वेस्टर्न यूरोपियन एंड द अदर कंट्रीज़। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, 5 कंट्रीज़ फॉर अफ्रीकन एंड द एशियन कंट्रीज़, 1 कंट्री फॉर ईस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज़, 2 फॉर लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज़, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड द अदर कंट्रीज़। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों की संख्याएं राज्यों के हिसाब से वितरित होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कि भाई राजस्थान को इतनी सीटें मिलेंगी, बिहार को इतनी मिलेंगी, महाराष्ट्र को इतनी मिलेंगी, इसी प्रकार से इन 10 सीटों का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं बाकी बची हुई 5 सीटों की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल सीटें कितनी हैं? 15 हैं। 10 का डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने आपको बताया, जो कि अस्थाई कंट्रीज़ हैं आपके, लेकिन 5 जो कि परमानेंट कैटेगरी में आते हैं। तो जो 5 सीटें हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो 5 सीटों में एक रीजनल ग्रुप निकल करके सामने आता है, और उसका नाम है एशिया पैसिफिक ग्रुप। एशिया पैसिफिक से याद आया, जो कि हमारे न्यूज़ आजकल चर्चा में है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करा दूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की गैर स्थायी श्रेणी यानी कि नॉन परमानेंट कैटेगरी में एशिया पैसिफिक सीट के लिए, ध्यान आया फ्रेंड्स, एशिया पैसिफिक सीट के लिए एकमात्र दावेदार हमारे देश भारत को चुना गया। यही न्यूज़ थी हमारी। तो 5 सीटों में एक रीजनल ग्रुप निकल कर के जो सामने आया है उसका नाम है एशिया पैसिफिक ग्रुप, और इस ग्रुप के पास 55 देशों का यानी कि 55 कंट्रीज़ का बहुमत है, और इन 55 कंट्रीज़ ने 55 देशों ने अपने में से इंडिया का नाम चुन करके आगे भेजा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब इलेक्शन होंगे अभी 17 जून को, तो हम इंडिया को वोट देंगे, राइट? और आपके लिए अच्छी बात ये है कि इन 55 कंट्रीज़ में चाइना और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, यानी चाइना और पाकिस्तान ने भी भारत का समर्थन किया है कि हम भारत को अस्थायी सदस्य बनने के लिए वोट देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये अस्थायी सदस्य करते क्या हैं? नाउ यू विल से मैम, अभी आपने बताया कि 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक परमानेंट जिनकी की संख्या 5 है और दूसरे नॉन परमानेंट जिनकी की संख्या 10 है, और 10 का डिस्ट्रीब्यूशन अभी अभी आपने समझाया। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बताया मैंने आपको। तो ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये बेसिकली करते क्या हैं? देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में UN आता है और कहता है कि युद्ध रोक दो बेटा। क्यों? अब बोलोगे कि मैम 193 कंट्रीज़ की जो आवाज़ है, या 193 जो कंट्रीज़ है, क्या वो एक साथ आ जाएंगे अगर उन्होंने युद्ध को नहीं रोका? तो नहीं, 193 कंट्रीज़ एक साथ नहीं आएंगे बेटा। 193 कंट्रीज़ ने तो अपना प्रतिनिधित्व दे दिया है UNSC को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि जाओ और कह दो। उन्होंने तो अपना प्रतिनिधि चुन के भेज दिया है वहाँ पे, और उनको बोल दिया कि आप जाके कह दीजिए उनको कि युद्ध रोक दो। अगर नहीं रोका तो हम संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर के यूनाइटेड नेशन की जो सेना है वो भेज देंगे। दैट मीन्स या तो मान जाओ, वरना हमें मजबूर होकर कोई सैन्य कार्यवाही करनी पड़ेगी आप लोगों के खिलाफ। तो इस प्रकार ये सदस्य लोग दुनिया को अपनी पावर से, अपने समझाने के तरीके से जियोपॉलिटिकली कंट्रोल करके रखते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यू विल से कि मैम एक बात बताइए, ये लोग निर्णय कैसे लेते हैं? सुनिए, टोटल मेंबर्स कितने बताए थे मैंने आपको? 15, 5 परमानेंट और 10 जो थे वो क्या थे? अस्थायी मेंबर्स, जो कि नॉन परमानेंट थे। तो बात है डिसीजन लेने की। अगर 15 में से 9 सदस्यों का बहुमत मिल जाता है, यानी कि 9 सदस्य अगर किसी काम को करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा।
अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, और आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि परमानेंट मेंबर्स के पास में एक वीटो पावर होती है। अब आप कहेंगे कि मैम वीटो पावर क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि 9 कंट्रीज़ ने कोई फैसला लिया है कि कोई काम होने वाला है। मान लीजिए कि जैसे भारत में इस समय कोई युद्ध छिड़ गया है और 9 कंट्रीज़ को लगता है कि पाकिस्तान उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान ही गुनहगार है, और इन्होंने फैसला लिया कि पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाए। लेकिन इस बीच में चाइना निकल करके सामने आता है और कहता है कि मैं मना करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड द वीटो पावर। दैट मीन्स मैं मना करता हूँ। यानी वीटो पावर का मतलब है कि ये युद्ध एक व्यक्ति के कहने पर भी रुक सकता है। वैसे सामान्यतः इतना जल्दी वीटो लगाते नहीं हैं, क्योंकि 9 कंट्रीज़ ऐसे ही थोड़ी ना बन गए हैं जिनके पास पूरी दुनिया का समर्थन है। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ये 9 कंट्रीज़ हैं कौन? 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, जो कि पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, जिनको कि पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त है। अब अगर आप 9 कंट्रीज़ के डिसीजन के खिलाफ जाते हो, वो भी वो कंट्रीज़ जो कि पूरी दुनिया में शांति और संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप 9 कंट्रीज़ के डिसीजन के खिलाफ जाते हो, वैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए वीटो का यूज़ इतना जल्दी नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। डेफिनेटली आपको, जो स्टूडेंट बिल्कुल भी इस तरह की न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, उन्हें बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक को मैंने बहुत इजी बना के आपको समझाया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लेटेस्ट कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करती रहूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर तो दिल खोल कर कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो, नए कंसेप्ट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।